हेलो स्टूडेंट्स, एक दिन की छुट्टी दे दी मैंने आपको क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर प्लीज एक दिन का ब्रेक कर दीजिए, कवर अप कर लेंगे। तो मैंने आपको एक दिन का ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया आज से, और कास्ट अकाउंट में हम आगे चलते हैं। कास्ट अकाउंट में पहले मैं पुराने होमवर्क की बात कर लूं तो क्वेश्चन नंबर 18 जो फीफो लिफो से करना था, तो क्वांटिटी तो दोनों में डेफिनेटली सेम ही आती है, 350। अमाउंट वाइज बात करें तो अमाउंट एक में आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आया होगा अमाउंट 2800 आया होगा और एक में 2300 आया होगा। ठीक है, तो करेक्ट है। फिर 19 तो अभी मैं करवाता हूं आपको। 20 नंबर, इसमें आपकी क्वांटिटी आई होगी 1000 और अमाउंट आया होगा 51312। 1-2 रुपए का फर्क चलेगा क्योंकि वेटेड एवरेज में क्या होता है, पॉइंट में आ रहा होगा तो आपने राउंडेड ऑफ कर दिए होंगे, तो 51,300 समथिंग आ जाना चाहिए। ठीक है, ये वेटेड एवरेज है। और 21 मैंने करवाया था आपको, तो अब बचा सिर्फ 19 बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। क्या लिखा है आप देखें। 19 क्वेश्चन आप सबने कर लिया, पढ़ लिया। यहां पर चीफ अकाउंटेंट साहब क्या बोलते हैं पॉइंट में, द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम। कितना समझदार व्यक्ति है ना, बिल्कुल आपकी तरह। कि इनका कहना है क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू इज यूज्ड। क्या फर्क पड़ता है, कोई सा भी मटेरियल प्राइस इश्यू करो, फीफो लिफो वेटेड एवरेज, क्लोजिंग स्टॉक विल रिमेन सेम, ऐसा कह रहा है। अब डू यू एग्री, तो एक तो ये आंसर देना, डू यू एग्री। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि क्लोजिंग स्टॉक सब मेथड में बराबर होता है या नहीं होता है। व्हाई और व्हाई नॉट, दोनों बात पूछ ली। डिटेल स्टोर्स लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड। तो भाई मैंने आपको 18th नंबर क्वेश्चन में कहा था, वहां पे भी लिखा था यू नीड नॉट ड्रॉप द स्टोर्स लेजर, वहां नहीं बनाना था, लेकिन मैंने कहा था बनाना क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए। 19th नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा है, डिटेल स्टोर्स लेजर नॉट रिक्वायर्ड। नहीं बनाते तो भी चलता है, लेकिन जिन जिन्होंने बनाई है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, बहुत अच्छी बात है, उससे आपको खुद को कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आपने एक बात देखी होगी कि आपने जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपका आंसर 1 मिनट में आया होगा कि हम एग्री नहीं है, क्योंकि इतना सब बच्चे जानते हैं, मैं जानता हूं आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, वो ये कि आप एग्री नहीं होंगे इस बात से, क्योंकि आप सब जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सब में अलग अलग आती है। लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा आपको लगा होगा तो सब में एक जैसी आ रही है, रियली आ रही है इस क्वेश्चन में से। तो व्हाई और व्हाई नॉट, तो क्यों आ रही है इसे हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आए तो कैसे करना है, क्योंकि हमें डिटेल स्टोर्स लेजर तो मना किया, तो वहां शॉर्टकट में कैसे करना है, यानी ये डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बहुत कम मार्किंग में आएगा, डिटेल तो बनाना नहीं। तो शॉर्टकट में ऐसे करना चाहिए इसको कि सपोज फीफो से करता है, किसी भी एक से करके दिखा हो गया, फीफो से करते हैं जनवरी में, तो जनवरी में प्लस क्या है 200 क्वांटिटी परचेस की @25, ओपनिंग तो कुछ है नहीं, और इश्यू कितनी की नील, इश्यू नील, तो बैलेंस तो ही बच गया आपका 225 के हिसाब से। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। फिर फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में 300 प्लस हुई 24 के रेट से, और अब 500 में से माइनस कितनी हुई, माइनस हुई 250। ठीक है, ये इश्यू किया आपने। एग्जाम में भी इस तरह शॉर्टकट में बना के आना है आपको, प्लस माइनस इसी स्टाइल में। अब ये किस रेट से हुई है, तो ये डिपेंड करेगा आपका फीफो लिफो या मेथड पर, इश्यू किस प्राइस से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन या वेटेड एवरेज, तो बाद में करेंगे। 250 बैलेंस बचा। फिर मार्च में क्या हुआ, मार्च में 425 प्लस करना है 26 के रेट वाली, और 300 माइनस करना है। ठीक है, अब ये कितने हो जाते हैं आपके 125 यानी 375। फिर अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में 475 प्लस होते हैं 23 के रेट से। ठीक है, और माइनस कितने होते हैं 550 माइनस होते हैं, 550 माइनस होते हैं, तो 375 प्लस 475 माइनस 555, 300 बचते हैं। अब 300 के बाद अप्रैल मई में क्या हुआ, मई में 500 प्लस हुए 25 के रेट से,
और 800 माइनस हुए मई में, तो ये तो जीरो हो गया स्टॉक, है ना। क्लोजिंग जो है, मई का क्लोजिंग जो है वो जीरो हो गया, नहीं लोग। फिर जून में क्या हुआ, तो जून मंथ में आपने 600 परचेज की 20 के रेट से, और इश्यू कितनी की, इश्यू की आपने 400, ठीक है। तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा आपका, 200। ये क्वेश्चन है आपका। अब मैं कहता हूं ये फीफो से कर रहा था मैं, तो फीफो से कर रहा था, तो यहां जो आउट हुआ होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहां आउट हुआ होगा कौन सा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला आउट। ऐसे करते करते आउट हुआ। तो जिन क्वेश्चन में किसी एक पॉइंट पर आपकी और वैल्यू जीरो हो जाती है स्टॉक, ठीक है, तो फर्स्ट इन वाला भी आउट हो गया, लास्ट इन वाला भी आउट हो गया, किसी भी से भी करो, जीरो पे आ गया। अब आपके पास उसके बाद एक ही टाइप की परचेज है, सिर्फ ओनली सिंगल परचेज, है ना, सिंगल परचेज। और मैंने कहा था ये मेथड का झंझट तब आता है जब अपने पास दो प्राइस वाली चीज होती है, तो फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, ठीक है ना, एवरेज क्या आएगा। एक ही प्राइस है तो वही एवरेज, वही सब कुछ होता है। अब इसके बाद और कोई परचेज तो नहीं है, अगर होती तो फिर मेथड शुरू हो जाती, फिर डेफिनेटली आंसर अलग आता, फीफो से, वेटेड एवरेज से, सभी से। लेकिन एक ही परचेज है, उसके बाद एक ही इश्यू है, तो ये इश्यू अगर फीफो से हुआ तो भी 20, लीफो से हुआ तो भी 20, वेटेड एवरेज हो तो एवरेज 20 का वही तो आएगा, एक ही तो प्राइस है। तो फिर ये जो बचा है वो भी कौन से रेट से बचा, 20, यानी 4000, ठीक है। तो अब आपको यहां थ्योरी लिखना थी, रीजन ये लिखना था, एज at the end of May month the stock will be zero, ठीक है। stock, closing stock remains, closing stock quantities are zero. Thereafter only one purchase during the month of June at the rate 20 and no other purchase at different rate. So at the end of June month stock remains out of June purchase, that is 20. If LIFO method apply, then again 20. If FIFO method apply, then price is 20, and weighted average also price 20, because there is no other price except 20 rupees. तो यहां पर स्टॉक क्यों क्लियर हुआ, वाई और वाई नॉट का आंसर ये आपको थ्योरी में लिखना चाहिए था, और इतना करके बताए थे एक बार बस, ठीक है। तीनों बार करा, अच्छी बात है, वो तो मैंने तुम्हारा मजे ले लिए, समझ लो। कल से नहीं करना चाहिए था, जरूरत ही नहीं थी, बट प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, और ये वाला पार्ट अगर एग्जाम में आता तो वाकई बहुत इजी पार्ट रहेगा। अब हम चलते हैं 22। हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में ईओक्यू, स्टॉक लेवल्स बताया मैंने, एबीसी एनालिसिस बताया मैंने, स्टोर्स लेजर बताया मैंने, और अब मैं बताने जा रहा हूं रेशोज, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो आपने अगर 12th क्लास में रेशो चैप्टर पढ़ा है, जिन जिन लोगों ने, सभी ने पढ़ा लगभग, मुझे जहां तक पता है, तो रेशो चैप्टर में आपने स्टॉक टर्नओवर रेशो पढ़े होंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशो, है ना। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो में फिनिश स्टॉक टर्नओवर रेशो भी होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर रेशो भी होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं स्टॉक टर्नओवर रेशो मींस फिनिश गुड्स स्टॉक टर्नओवर रेशो, या जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में रॉ मटेरियल भी होता है, रॉ मटेरियल स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो टर्नओवर रेशोज के फॉर्मूले क्या होते हैं। यहां टर्नओवर का मतलब सेल्स नहीं होता है, यहां टर्नओवर का मतलब वो चीज कितनी बार टर्न होती है, रिपीटेशंस। टर्नओवर मतलब रिपीटेशंस। तो किस तरीके से किया जाए, इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाए, तो इसका फॉर्मूला ये है कि जैसे रॉ मटेरियल करोगे तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर, पूरा कंजम्पशन लो साल भर का, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी बड़ा अमाउंट ऊपर लिखना है, छोटा तभी तो टर्नओवर निकलेगा ना। कोई भी चीज बड़ी ऊपर लिखूंगा और छोटे आइटम नीचे लिखूंगा तभी तो टर्नओवर आएगा 10 टाइम्स। उल्टा कर दूंगा अगर मैं, तो आप बताओ टर्नओवर तो पॉइंट में आएगा। तो इसलिए आपको याद रखने का तरीका ये रहेगा कि रॉ मटेरियल स्टॉक किससे चलता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कंजम्पशन से चलता है ना।
टर्न कहाँ होगा? तो टर्न तब होगा जब कंज्यूम होता जाएगा तो टर्न होगा, इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। फिनिश गुड्स में कॉस्ट क्या लिखेंगे? COGS, अगर आपको याद हो नाम तो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एवरेज कैसे निकालना? तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, या एवरेज अलग से दिया हो तो वो ले लेना, बस ये सिंपल। तो इससे टर्न ओवर आएगा, क्या आएगा? इससे टर्न ओवर आएगा। मतलब मान लो कि रॉ मटेरियल के बारे में खास तौर से मान लो हम 10,000 केजी साल भर में यूज करते हैं और एवरेज हमारे गोडाउन में जो स्टॉक में रहता है वो 2,000 केजी एवरेज रहता है गोडाउन में, और साल भर में 10,000 यूज करना है, तो 2,000 तो है ही स्टॉक में, ये यूज कर लो, फिर 2,000 वो यूज कर लो, फिर 2,000, तो कितनी बार रिपीटेशन होगी? 5 बार रिपीटेशन में आपका ईयर बीत जाएगा। तो साल भर में 5 टर्न ओवर होंगे, इसलिए इसका नाम टर्न ओवर हो गया। अच्छा, इसी की जगह आपका एवरेज स्टॉक 1000 केजी होता, पहले कितना था? 2000। और एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें 1000 केजी रखते हैं स्टॉक, कम रखते हैं। यहां टर्नओवर कितना हुआ? 5 टाइम्स। यहां कितना हुआ? 10 टाइम्स टर्नओवर हुआ, है ना? तो ज्यादा अच्छा क्या है? ये अच्छा, ये मतलब टर्नओवर ज्यादा करना अच्छा है कि कम टर्नओवर करना अच्छा? तो ये डिपेंड करेगा भी आपकी पॉलिसी पर। अगर आप टर्नओवर ज्यादा कब आएगा? जब स्टॉक का लेवल कम होता है। स्टॉक कम रखो, आप ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, फटाफट मंगवा लेना ना, 10 बार मंगवा लेना, कि 5 बार मंगवाओगे 10 बार मंगवा लेना। इन्वेस्टमेंट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट कम होगी, वो सारे फायदे। तो ए और बी में से कौन सा स्लो मूविंग है और कौन सा फास्ट मूविंग? मान लीजिए कि हम, ठीक है, तो मान लें कि अब हम 2 मटेरियल का कंपैरिजन कर रहे हैं, ए मटेरियल एंड बी मटेरियल, तो इसमें से फास्ट मूविंग कौन सा, स्लो मूविंग कौन सा? तो स्वाभाविक बात है जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा वो फास्ट मूविंग, जल्दी बिक जाता है या जल्दी कंज्यूम हो जाता है, फिर मंगवाना फिर कंज्यूम हो जाता है, तो फास्ट मूविंग मूव करता है, तो ये स्लो मूविंग। तो या तो टर्नओवर रेशियो से पहचानो आप फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग। ये भी स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है कि आप अपने बिजनेस में किस इन्वेंट्री में पैसा ज्यादा लगाएं, तो फास्ट मूविंग इन्वेंट्री में पैसा ज्यादा लगाएं, स्लो मूविंग में कम लगाएं, क्योंकि वो बहुत दिन बाद बिक के और फिर रियलाइज होगी, और फास्ट मूविंग जो है वो फटाफट से रियलाइज हो जाएगी, कंज्यूम होगा, बनेगा, गुड्स बिकेगा और पैसा। तो यहाँ 10 टाइम्स टर्नओवर होगा या 5 टाइम्स टर्नओवर होगा। या फिर एक और तरीका है और वो है स्टॉक होल्डिंग पीरियड। पीरियड निकाल लिया जाए, स्टॉक होल्डिंग, रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड एंड स्टॉक होल्डिंग पीरियड इनके जस्ट अपोजिट, उल्टा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट COGS। ऐसे यहां पर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर इनटू 360 डेज। ऐसे भी कर सकते हो, यानी अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल करो और इनटू 360 डेज, तो ये इसका पीरियड आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा ये बताता हूं मैं आपको। इसका मीनिंग ये है कि सपोज मेरे पास एवरेज स्टॉक, कहीं भी इधर उधर कहीं देखना, मेरे पास एवरेज स्टॉक 10,000 केजी रहता है और COGS जो है मेरा वो 1 लाख, या COGS हम मान लेते हैं 1,80,000 केजी इंटू 360। अब आप इसको निकाल के बताएं तो क्या होगा? पीरियड में देखा जाए तो 20 डेज। 20 डेज होल्ड करना ही। होल्ड करने का मतलब क्या हुआ? आपके पास स्टॉक कितना रहता है? 10,000 और साल भर में कितना कंज्यूम करना है? 180। तो आप कितने दिन होल्ड करोगे उसको? बस 20 दिन। 20 दिन के बाद फिर ये कंज्यूम हो जाएगा, फिर 20 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, ऐसे ऐसे 20 दिन। तो 360 दिन में आपका पूरा 1,80,000 कंज्यूम हो जाएगा।
तो आपको इसको स्टॉक में होल्ड कितना करना है, कितने दिन रखना है, कितने दिन में मूव होगा ये 20 दिन के बाद, है ना। दूसरी इन्वेंट्री होती है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें मान लो 10 डेज आते हैं, उसमें आते हैं 10 डेज। तो फास्ट मूविंग कौन सा होगा, जो 20 दिन रहता है उसके बाद मूव होता है, या जो 10 दिन रहता है फिर मूव, ये फास्ट मूविंग हुआ। डेज कम आना चाहिए। डेज कैसे करेंगे, तो डेज कम यानी 10 दिन आए तो 10 दिन होल्ड करना है पास इस वाले स्टॉक में, फिर नहीं आ जाएगा, 10 दिन बाद एक टर्न हो जाएगा। तो या तो पीरियड से निकालो या टर्नओवर से। पीरियड कम आना चाहिए, टर्नओवर ज्यादा आना चाहिए। लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा दिया। और एक तरीके से समझ लो, ये मैं 360 यहां से हटा के, है ना, दोनों केसेस में इसमें डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि ये ईयर ड्यूरिंग ईयर था ना, सीओजीएस ड्यूरिंग ईयर थी और ये भी रॉ मटेरियल ड्यूरिंग ईयर था। तो मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग निकलता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय, 360 से डिवाइड करने से क्या हुआ, पर डे रॉ मटेरियल कंजम्पशन, है ना। इसको आप अल्टरनेटिवली ये फॉर्मूला लिख लेना, अल्टरनेटिव, इसे इधर भी हो सकता है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय सीओजीएस, पर डे सीओजीएस। अब आपको इंटू नहीं करना है। अच्छा, इसका क्या मीनिंग निकला, यानी मेरे गोडाउन में अगर मान लो 10,000 केजी स्टॉक रहता है ऑन एवरेज, और रोज मैं 500 किलो कंज्यूम करता हूं पर डे, एक दिन में, तो ये कितने दिन तक मुझे होल्ड करना है और फिर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20 दिन। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड हो गया 20 दिन का। ये तरीका रहा, समझे। तो फॉर्मूला वैसे बनाओ ऐसे बनाओ, मीनिंग एक ही निकल रहा है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। तो कहने का मतलब है स्टॉक ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि स्टॉक, ये वाला स्टॉक कितने दिन में कंज्यूम होगा, तो रोज कंज्यूम करता हूं मैं 500 यूनिट, तो भी 20 दिन में खत्म होगा, फिर नहीं आ जाएगा। ये एक स्ट्रेटजी होती है देखने की। तो 20 दिन में उसका मूवमेंट हुआ, यानी पूरा स्टॉक खाली होने में 20 दिन लग गए। और जो दुकान बहुत तेज चलती है, आपने देखा होगा कई जगह, उसमें तुरंत आज ये सामान खत्म, कल फिर मंगवाओ, फिर खत्म, ऐसा हो। तो फास्ट मूविंग स्लो मूविंग का मतलब ये होता है, जो जितने कम दिन रहेगा वो उतना फास्ट मूविंग, जो जितने ज्यादा दिन रहेगा वो उतना स्लो मूविंग। ये इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, एक तो ये करना, आप होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। सीओजीएस कैसे आता है आप जानते हो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो सीओजीएस आ जाएगी। एवरेज कैसे आएगा, तो ओपनिंग प्लस परचेज डिवाइड बाय 2। तो ये फिनिश गुड्स का क्वेश्चन हो गया। और 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो मटेरियल का हो गया, रॉ मटेरियल एक्स और रॉ मटेरियल वाई, दोनों का अलग अलग करना। अच्छा, उसमें मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल दिया। इसका मतलब एवरेज स्टॉक निकालने का एक तरीका तो ये कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और नहीं तो दूसरा तरीका ये मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। उससे इश्यूज ड्यूरिंग द ईयर, इशू का मतलब ये तो होता है कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने भी स्टोर्स प्रेजर बनाई उसमें इशू वाला कॉलम मतलब इशू कहाँ किया, प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के, तो वही तो कंजम्पशन होता है, ये इशू वाला। और एवरेज कॉस्ट रुपीज में 45, यानी ये क्वेश्चन आप चाहो तो क्वांटिटी में भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया था क्वांटिटी में किया। आप चाहो तो इसमें 45 रुपए से इंटू कर दोगे तो रुपीज में भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन रुपीज में भी हो सकते हैं और क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, 22 नंबर वाला तो रुपीज में ही दिया, उसमें क्वांटिटी है ही, तो वो रुपीज में रहने देना, और 23 नंबर वाला क्वांटिटी में कर लेना, तो दोनों की प्रैक्टिस होगी। बहुत रद्दी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 हम पढ़ चुके हैं, याद करो, ये क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में, जब स्टडी मटेरियल से मैं तुमको प्राइसिंग वाला तरीका समझा रहा था, है ना, इफेक्टिव रेट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रीटमेंट, तब मैंने समझाया। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27, आखिरी 3 क्वेश्चन, ठीक है। 25 पर आप डी लिखेंगे और 26 पर आप डबल डी लिखेंगे, डी याद आएंगे। बस यही दो पूरे मटेरियल चैप्टर में बच्चे, और कोई डाउट नहीं पूछते, इन सब में कोई डाउट नहीं आता है। पूरा मटेरियल चैप्टर आप एक बार रिवाइज करना हैंड टू हैंड, बहुत इजी लगेगा। लेकिन डाउट वाले क्वेश्चन ये दो, इसको शांति से समझते हैं। स्टॉक आउट,
अब पहले तो ये मीनिंग समझ लें कि स्टॉक आउट होता क्या है। आप बिजनेसमैन की तरह सोचो, आपकी एक दुकान है, आपकी एक दुकान में कोई गुड्स आप जनरल रखते हो, लेकिन इत्तेफाक से इस बार वो गुड्स आपके दुकान में खत्म हो गया। एक कस्टमर आपके सामने खड़ा है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप माल बेचो, लेकिन गुड्स ही नहीं है, खत्म हो गया। दुकानदार बोलता है ना आज नहीं कल आ जाएगा, तो स्टॉक आउट बोलते हैं उसको। क्या हो गया? स्टॉक आउट हो गया। या तो फिनिश गुड्स स्टॉक आउट हो गया। ये ट्रेडर्स के लिए, बेचने वालों के लिए, दुकान पे हम जाते हैं कोई बुक्स लेने के लिए कि साहब आप तुलसियान के अकाउंट की बुक दे दें, वो बोलता आज नहीं है। इनकम टैक्स की बुक दे दे सिंघानिया की, वो बोलता नहीं है, तो ये स्टॉक आउट हो गया। तो एक तरीके से उस दुकानदार का अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, एक अपॉर्चुनिटी थी कमाने की जो नहीं हो पाई। ऐसे मैन्युफैक्चरर के लिए भी, मैन्युफैक्चरर के लिए स्टॉक आउट, रॉ मटेरियल स्टॉक आउट भी हो सकता है। गोडाउन में रॉ मटेरियल खत्म हो गया, हमने जैसा सोचा था कि डिलीवरी आ जाएगी, ऑर्डर दे चुके थे हम, बट डिलीवरी नहीं आई, लेट आई, तो स्टॉक आउट हो गया, है ना। तो इन सब सिचुएशन के लिए क्या किया जाए, वो ये क्वेश्चन है यहां पर। क्या स्टॉक आउट होने की कोई कॉस्ट लगती है? तो यस लगती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। क्या लगती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? तो ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है कि आज मैं कस्टमर से 50 रुपए कमाता है, लेकिन वो नहीं कमा पाया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ी ना, है ना, अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। आपके पास एक मौका था कमाने का 50 रुपए, वो नहीं कमाए। और वो से दुकानदार एक और काम करते हैं, क्या करते हैं कि पड़ोस की कहीं दुकान से, कस्टमर से बोलते हैं आ रहा है, गोडाउन से माल आ रहा है। एक्चुअली गोडाउन से नहीं आता, वो पड़ोस की किसी दुकान से खरीद के लाके और आपको दे देते हैं। कम कमाते या कमाते ही नहीं, लेकिन कस्टमर बना रहता है हमारा। तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। ठीक है, हमें यही पढ़ना है कि स्टॉक आउट को कैसे हैंडल करें। अच्छा चलिए, मान लो आप चाहते हो कि आपकी दुकान में एक भी कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए, स्टॉक आउट होना ही नहीं चाहिए, ऐसी दुकान खोलो, तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, क्या करना पड़ेगा कि एक भी दुकान कस्टमर खाली ना जाए? तो फिर गोडाउन भर लो ज्यादा, यानी स्टॉक लेवल हाई रखो, ज्यादा रखो स्टॉक लेवल, तो कोई कस्टमर खाली जाएगी, बहुत गुड्स पड़ा रहेगा आपके पास। लेकिन फिर उसका दूसरा इफेक्ट भी, एक तरफ आपका कस्टमर खाली नहीं जाएगा, कमाओगे, लेकिन उधर स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सब जगह फायदे नुकसान, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। क्या बोलना चाहते हैं ये? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन स्टॉक आउट इज सप्लाइड बाय अ कंपनी। स्टॉक आउट यूनिट 800 यूनिट्स का स्टॉक आउट हुआ 2 बार, नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कोई कस्टमर 800 यूनिट लेने आया लेकिन आपके पास नहीं था, 2 बार ऐसा हुआ। 600 का स्टॉक आउट 3 बार हुआ, 400 यूनिट्स का 5 टाइम्स, 200 यूनिट्स का 10 टाइम्स, और 0 स्टॉक आउट, नील यूनिट का स्टॉक आउट, यानी स्टॉक आउट हुआ ही नहीं 30 टाइम्स, 30 बार ऐसा हुआ। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो स्टॉक आउट होगा ही सही, यानी मे और मे नॉट, यही हुआ ना, यहां कंटिन्यूंसी आ गई ना, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आ गई ना कि शायद होगा स्टॉक आउट। कस्टमर बड़ा आएगा तो स्टॉक आउट होगा, छोटा कस्टमर आएगा तो स्टॉक आउट होगा। तो हर स्टॉक आउट वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी होगी, इसलिए चांसेस दिए होंगे ऑकरेंस से नॉन ऑकरेंस के। देखो इस टेबल में एक तरीके से क्या दिया, नंबर ऑफ टाइम्स क्या दिया, ये स्टॉक आउट होने के चांसेस दिए, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, और 30 क्या था, नील, यानी कि स्टॉक आउट नहीं होगा। तो ऑकरेंस नॉन ऑकरेंस के चांसेस दिए थे। तो हर स्टॉक आउट वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहला काम करोगे प्रोबेबिलिटी निकालना ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट होगा या नहीं होगा, पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कैसे निकाल लेंगे हम इसकी प्रोबेबिलिटी? 800, 600, 400, 200 एंड नील, इतना स्टॉक आउट होगा। और चांसेस क्या है? चांसेस है आपके इसके कितने, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स एंड 30 टाइम्स, टोटल मिलाकर 50 टाइम्स, 50 बार ऐसा होगा। तो इसका स्टॉक आउट के चांस कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइकली कंडीशन, ये होता था ना यार। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 50, 0.04, 0.06, 0.1, 0.2 और 0.6 इक्वल टू 1, 1 के बराबर हो गई है प्रोबेबिलिटी। तो होना ना होना, यानी ये होने की प्रोबेबिलिटी थी ऑकरेंस, और ये नॉन ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी। होना ना होना सब 1 के बराबर होता है, आप सब जानते हो प्रोबेबिलिटी में।
हर स्टॉक आउट में ऐसा होगा, क्योंकि स्टॉक आउट अनसर्टेन चीज है, हर बार होता है ऐसा नहीं। ऐसी दुकान ही क्या काम की जहां हर बार स्टॉक आउट हो जाए, तो हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। अब ये क्या पूछना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 19 पर यूनिट। अगर मैं इन्वेंट्री का लेवल बढ़ाऊंगा तो मेरी कैरिंग कॉस्ट 19 रुपए लगेगी। आप सोच रहे हो कि कोई भी कस्टमर खाली ना जाए, तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेल स्टॉक आउट कॉस्ट और 50 पर यूनिट। स्टॉक आउट कॉस्ट मीन्स वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर कस्टमर खाली जाएगा तो 50 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो स्टॉक आउट कॉस्ट। जो 50 कमाता वो नहीं कमा पा रहा हूं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। क्या क्या, इफ कंपनी विशेस टू नेवर मिस से, नेवर मिस से, एक भी सेल मिस नहीं करना चाहती है, यानी बड़े से बड़े कस्टमर को भी मिस नहीं करना चाहती कंपनी। व्हाट शुड बी इट्स सेफ्टी स्टॉक लेवल, कितना स्टॉक ऊपर रखेगी। व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, मतलब इस लेवल पे क्या कॉस्ट रहेगी वो बताओ। दूसरा, व्हाट आर द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेफ्टी स्टॉक 600, 400, 200। यानी अल्टीमेट क्या कहना चाहते हैं, पहले वाले केस में लिखा नेवर मिस सेल, इसका सबसे हाईएस्ट सेल आपकी कितनी, 800। यानी पहले केस में चाहते थे स्टॉक लेवल कितना हो, 800, तो कॉस्ट कितनी। फिर दूसरे आंसर उन्होंने बोल दिया 600, 400, 200, यानी हमको क्वेश्चन 4 बार करना है, इन सब पे कॉस्ट निकालना है। और लास्ट व्हाट इज द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, इन सब में से बेस्ट क्या रहेगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या बेस्ट रहेगा। तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक लेवल जो है, मान लो 800 रखा आपने, कितना रखा सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक वर्ड इसलिए दिया कि जो रूटीन स्टॉक वो तो आता जाता रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल आखिरी मतलब एक समझ लो मिनिमम से भी मिनिमम स्टॉक तो हमेशा रखो, ताकि बिल्कुल कस्टमर नेवर मिस सेल, एक भी सेल मिस नहीं करना चाहते हो ना, तो फिर आप हमेशा बनाए रखो। यानी आपको सप्लायर गुड्स भेजे ना भेजे, आपके पास 800 ऑलवेज रहता है, ऑलवेज मेंटेन। तो अगर 800 हमेशा मेंटेन रहेगा तो मुझे इस पर कैरिंग कॉस्ट आएगी ना। तो एक तो आपसे कैरिंग कॉस्ट पूछी उन्होंने, एसोसिएटेड कॉस्ट पूछी, तो पूरे क्वेश्चन में 2 ही तो कॉस्ट दिए, एक कैरिंग कॉस्ट और एक स्टॉक आउट कॉस्ट। तो कैरी करना पड़ेगा, यानी गोडाउन में हमेशा 800 का लेवल मेंटेन करना हमेशा। तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो 19 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो 800 इंटू 19 का अगर मैं करता हूं इंटू, तो ये हो जाएगी आपकी 800 इंटू 19, मतलब कि 15,200। ठीक है। क्या इस दौरान आपकी कोई स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी? स्टॉक आउट कॉस्ट @50 पर यूनिट, यानी स्टॉक आउट होगा क्या? अगर आप ये स्टॉक लेवल रखोगे तो आपको कोई भी कस्टमर खाली जाएगा ही नहीं, तो आपका कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा। जो क्वेश्चन में दिया 50 रुपीज पर, कोई कस्टमर खाली जाएगा ही नहीं, मेरे पास स्टॉक रहेगा, हाईएस्ट 800 दे दूंगा मैं 800। ठीक है। अब ये मत सोचना सर ये 2 बार हुआ, 2 कस्टमर एक साथ आ जाए, नहीं, जनरल एजम्पशन है 2 बार हुआ ऐसा, मतलब एक बार में 2 कस्टमर ऐसे नहीं आए। अगर ऐसा होता तो 1600 होता वो स्टॉक। ये 800 टोटल मिला के एक दिन में जो कस्टमर आए वो 800 के थे ऐसा। तो आप उतने डीप में मत जाना, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। एक एग्जांपल समझाना चाहते हैं कि ऐसा 2 बार हुआ था जब 800 वाला कस्टमर आ गया, तो ठीक है रख लेते हैं स्टॉक आउट 800 का लेवल, ये दे देंगे हम उसको उठा के। ठीक है। तो फिलहाल टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 15,200। चलिए सेकंड टाइम देखते हैं। अब सेकंड टाइम पर आपकी कॉस्ट, आप कितना स्टॉक लेवल रखना चाहते हो? 600 रखना चाहते हो। ठीक है, 600 रखना चाहते हो स्टॉक लेवल। आपके गोडाउन कितना ऑन एन एवरेज हमेशा है? 600 अगर है तो @19 इसकी कैरिंग कॉस्ट, 600 की कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी आपकी 11,400, 11,400। कैरी करना पड़ेगा इतना। तो स्टॉक आउट होगा क्या इस केस में? सोचो जब 600 का कस्टमर आएगा, 600 है ना, एक कस्टमर मानो या बहुत सारा मानो, 600 के आ गए एक साथ एक ही बार में, और उस दिन हमारे पास 600 का स्टॉक लेवल है, तो 600 दे देंगे ना, स्टॉक आउट कहां होगा? 400 का आएगा तो भी दे देंगे, 200 का आएगा तो भी दे देंगे। लेकिन अगर 800 वाला आ गया, ठीक है, किस दिन? जब आपने स्टॉक लेवल कब रखा? ये सब अलग अलग अल्टरनेटिव है, या तो ऐसा होगा या ऐसा, अलग अलग आंसर है सब। ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है।
अगर स्टॉक आउट, अगर 600 के गोडाउन में रखता हूं सेफ्टी स्टॉक और 800 वाला कस्टमर आ जाएगा तो 600 तो दे दूंगा मैं, लेकिन 200 का स्टॉक आउट हो जाएगा ना, 200 यूनिट की कमी हो जाएगी और 200 यूनिट पर मुझे 50 रुपए के हिसाब से खर्चा आ जाएगा। कितना? 10,000। लेकिन ऐसा होगा जरूरी है क्या? हो सकता है 600 के लेवल पे 600 वाला आया है, हो सकता है 400 वाला आया, हो सकता है 200 वाला है, तो स्टॉक आउट हो गई। तो 800 वाला आएगा तो होगा ना, और 800 वाले के आने के चांसेस कितने हैं? 0.04। तो सिर्फ कॉस्ट कितनी है? 400 रुपए। एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाली जाती, ध्यान में, प्रोबेबिलिटी से इनटू करके, इसलिए ये मेन बात थी। तो 11,400 ये और 400 यानी 11,800 रुपए खर्च होगा। चलो नहीं समझ में आया, एक बार और समझते हैं। 400 ये, तो 400 पे 19 के हिसाब से, 400 के हिसाब से 19 के हिसाब से आपको 7,600 ये हो गया। अब आप जब स्टॉक लेवल 400 का रखते हो तब 800 वाला कस्टमर आ गया अगर मान लो, तो आप उसको 400 दे दोगे, बाकी 400 का स्टॉक आउट हो गया 50 रुपए के रेट से, कॉस्ट लगेगी। लेकिन 800 वाला आएगा तो ऐसा होगा ना, तो ये लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.04। तो यहां पर कॉस्ट कितनी हो गई? 400 इंटू 50 इंटू 0.04, 800। लेकिन अगर 600 वाला कस्टमर आ गया तो मैं उसको 400 दे दूंगा, 200 का फिर भी स्टॉक आउट हो जाएगा, 200 पे 50 रुपए के हिसाब से कॉस्ट लगेगी। लेकिन 600 वाला आएगा तो ऐसा होगा ना, तो 600 वाले के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.06 है ना, 3/50। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 0.06 इंटू 50 इंटू 200, 600 रुपए। तो 8 और से 1400 रुपए, 7,600 और 1400 यानी कि हो गए 9,000 रुपए, 9,000। और 200 का स्टॉक लेवल रख लेते हैं तो 19 रुपए के हिसाब से 3,800 तो ये लग जाएंगे। अब यहाँ 3 कॉलम बनेंगे, 3 पॉइंट कर लेना वैसे अगर ना दिखे तो। 800 वाला आएगा, 600 वाला आएगा या 400 वाला आएगा तो स्टॉक आउट होगा। 200 वाला आएगा तो स्टॉक आउट नहीं होगा। 800 वाला आएगा तो 200 दे देंगे, 600 वाला आएगा तो 200 दे देंगे, 400 वाला आया तो 200 दे देंगे। तो 600 का स्टॉक आउट, 400 का स्टॉक आउट और 200 का स्टॉक आउट, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। प्रोबेबिलिटी 800 वाले की प्रोबेबिलिटी 0.04, 600 वाले की 0.06, 400 वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.10। तो एक्सपेक्टेड लॉस आ जाएगा आपका। अब एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो गया यहाँ? 600 इंटू 50 इंटू 0.04, 1200 रुपए का ये खर्चा हो गया। ठीक है, 50 इंटू 0.06 इंटू 400 ये हो गया 1200 रुपए। ठीक है, और ये 10 है ये, है ना, यानी 50 इंटू 200 इंटू 0.1 ये हो गया 1000, यानी 3400 प्लस 3800 तो 7200। यानी जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखोगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। ये बचाने के चक्कर में आपने ये ज्यादा कर लिया, फिर यहां पर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा ज्यादा, तो धीरे धीरे आप देखो कॉस्ट कम होती जा रही है ना। आपको स्टॉक लेवल बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 200 का रख लो बस बहुत है। 200 का रख लोगे तो कैरिंग कॉस्ट कम आएगी, और अगर मान लो स्टॉक आउट हुआ तो स्टॉक आउट का लॉस कितना होगा? 3400, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन ये लॉस इस कॉस्ट से तो कम है, मतलब कंपैरिजन में। यहाँ कॉस्ट देखो ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो फर्क ये है। यानी आपको दोनों फैक्टर से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे बहुत सारा हाईएस्ट लेवल रख लें, मालूम पड़ा दूसरा फैक्टर से भूल ही गए कि जितना कमाएंगे नहीं उससे तो गंवा देंगे। 50 रुपए कमाएंगे और गंवा रहे 15,200, बहुत अंतर आ जाएगा। तो इसलिए आप अपना स्टॉक लेवल कहां पे रखेंगे? तो तीसरा आंसर, थर्ड आंसर क्या पूछा था? व्हाट इज द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल? तो थर्ड आंसर में आप नीचे लिख देना अलग से, द ऑप्टिमम स्टॉक लेवल इज 200 यूनिट्स। Company should maintain 200 units of safety stock because its total cost
इंक्लूडिंग कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू अदर स्टॉक लेवल। ये पूरी लाइन जो मैंने बोली ये लिख लेना, ठीक है। ये एक स्टॉक आउट का बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 26, IPL लिमिटेड यूजेस अ स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। वन ऑफ, तो कास्टिंग मतलब कि रॉ मटेरियल होगा कुछ, उसका नाम कास्टिंग, उसको यूज करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल का क्वेश्चन है ये। कास्टिंग आर परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री। ये कास्टिंग कहां से खरीदते हैं? कोई फाउंड्री से खरीदते हैं। IPL लिमिटेड परचेज 54,000 कास्टिंग पर एनम एट अ कॉस्ट ऑफ 800 पर कास्टिंग। मीन्स रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कितने रुपए की है? 800 रुपीज है पर कास्टिंग। और नंबर्स में कितना देखा जाए तो 54,000 पर एनम। ये एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड मिल गई आपको 54,000 साल भर में टोटल मिला के ये सप्लायर से खरीदते हैं। द कास्टिंग आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली थ्रू आउट द, एक जैसे यूज करते हैं, कहीं कम नहीं कहीं ज्यादा नहीं, इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये कि 360 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 150 रुपए आना चाहिए। 150 यूनिट बराबर 150 यूनिट्स पर डे। पर डे कितनी कंज्यूम होती है? 150 पर डे कंजम्पशन आ गया आपका। इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 डे पर ईयर बेसिस। बोल भी दिया इस बार, तो 365 लेने की जरूरत नहीं, 360 ही माना जाता है। कंपनी एस्टिमेट दैट इट्स कॉस्ट 9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 9,000 पर ऑर्डर, 9,000 पर ऑर्डर, ठीक है। फिर क्या है? एंड अबाउट 300 टू कैरी वन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर अ ईयर। तो कैरिंग कॉस्ट 300 पर यूनिट पर एनम हो गई ना, एक कास्टिंग की, एक साल की। द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द कास्टिंग इन केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। इतनी ज्यादा कॉस्ट क्यों है? क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर में। एंड फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के कारण इतनी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट भी स्टोरेज कॉस्ट में आती है। डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक्स 6 डेज। जनरली टेक्स 6 डेज, 6 दिन लगते हैं फाउंड्री से ये कास्टिंग आने में। बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज। तो मिनिमम 6, मैक्सिमम 10 हो गए। द डे ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस, परसेंटेज ऑफ देयर ऑकरेंस यानी डिलीवरी हो जाएगी, इस बात का ऑकरेंस परसेंटेज यानी प्रोबेबिलिटी होने की, डिलीवरी होने की, आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। तो डिलीवरी 6 डेज में हो जाएगी, परसेंटेज है इसके 75% चांसेस। 7 दिन में हो जाएगी इसके 10%, 8 दिन में हो जाएगी 5, 9 दिन में 5 और 10 दिन में 5, मैक्सिमम 10 दिन में तो आ ही जाएगा। तो आप थोड़ा सा पढ़ के ही समझ जाते हैं, क्लिक होता है कि सर 6 दिन में आता है, 6 दिन की प्रोबेबिलिटी 6 डेज में आ जाएगा, इस बात की 75 प्रोबेबिलिटी। तो 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज और 10 डेज में तो कंफर्म आना है। तो वहां तक जाते हैं तो 100% हो जाना चाहिए ना, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है ऑकरेंस की कि कंफर्म आ ही जाएगा अब तो माल। 6 में नहीं आया, 7 में तो आएगा, 8, 9, 10 तक तो 100। इसका मतलब इन्होंने तो दिया ही नहीं, इन्होंने तो उल्टा और 10, 5 कुछ तो भी उल्टा सीधा दिया, जबकि पहले दिन ज्यादा थी। तो अगले दिन तो बढ़ना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी आने की। 6 दिन में जब आ सकता है 75% चांस है, तो 7वें दिन तो और चांस बढ़ेगा ना। तो ये एक्चुअली उन्होंने इंडिविजुअल डेज की दी है कि 6 डेज की 75 है और 6 से 7 डेज की 10%। तो हम क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज। ये डेज ऑफ डिलीवरी, डेज ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कंफर्म, परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस यानी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यहां कितनी? 75% है, यहां 10 है मतलब 85% है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 85%। फिर 7वें से 8वें दिन में 5% बढ़ गई, यानी 90% चांस हो गया अब आने के। 9 से 10, 8 से 9 में 95%। और 10th डेज तो मैक्सिमम दिया था ऊपर क्वेश्चन में, एस मच एस मैक्सिमम कितने? 10 डेज, 10 दिन में तो आ ही जाएगा। तो 10 दिन में 100% ये आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब परसेंटेज ऑफ नॉन ऑकरेंस,
मीन्स स्टॉक आउट, चांस ऑफ स्टॉक आउट, आप पूरा डिटेल लिख लेना। नॉन ऑकरेंस मतलब गुड्स नहीं आएगा, अगर 36 दिन में नहीं आएगा गुड्स तो स्टॉक आउट होगा ना, और आ गया तो नहीं होगा स्टॉक आउट। तो यहाँ स्टॉक आउट का मतलब हो गया नॉन ऑकरेंस। तो 75% आने के चांस है, तो नहीं आने के कितने हो गए 25, 15 है ना, ये अलग अलग सब। 8वें दिन आने के 90 है, तो ना आने के कितने हो गए 10, 5 और 0। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने होने की और ना होने की, ऑकरेंस नॉन ऑकरेंस। ये तो हुआ क्वेश्चन की रीडिंग। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता जा रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो पहले पढ़ो फिर वर्किंग नोट बनाओ। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1, कंप्यूट द ईओक्यू, सबसे रद्दी आंसर है ना। फर्स्ट आंसर ईओक्यू का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बहुत बार लिख चुका हूं मैं। एनुअल डिमांड 54,000, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट दी थी इस क्वेश्चन में, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल है ना, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000, कैरिंग कॉस्ट कितनी 300 पर यूनिट पर एनम, ये इंटू करके और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी चलिए निकाल लेते हैं। 2 × 54,000 × 9,000 डिवाइडेड बाय 300 का रूट 1800 यूनिट्स की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। मींस एक बार में आपको ऑर्डर 1800 देना चाहिए। ये तो हो गया सिंपल। अब सेकंड आंसर सुनो, यहां से डाउट स्टार्ट होते हैं। अज्यूम द कंपनी इज विलिंग, सुनना आप जरा ध्यान से पढ़ना। अज्यूम, आप ये अज्यूम करें दैट कंपनी क्या अज्यूम करती है, द कंपनी अज्यूम विलिंग टू अज्यूम 15% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। इतना रिस्क वो मान के चल रही 15% रिस्क के स्टॉक आउट होने की। तो व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक लेवल, क्या स्टॉक लेवल रखें हम, पिछले क्वेश्चन में भी किया। क्योंकि अगर आप स्टॉक आउट मान के चल रहे हो तो आप फिर सेफ्टी स्टॉक बना के चलो, वरना स्टॉक आउट तो कंफर्म हो जाएगा। तो आप मान रहे हो 15% चांस है स्टॉक आउट के, तो उतना गुड्स आप सेफ्टी स्टॉक में रख लो। एक वो पूछा, और क्या पूछा, द रीऑर्डर पॉइंट, ROL पूछा, रीऑर्डर लेवल, किस लेवल पे ऑर्डर दे दिया जाए। ठीक है। थर्ड आंसर में भी सेम लिखा हुआ देखो आप, लेकिन वहां कितने रिस्क ले रहे हैं 5% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। तो ये दो आंसर मेन डाउट वाले हैं। ठीक है। अब पहला बताता हूं, मतलब सेकंड नंबर आंसर बताता हूं मैं, सेकंड नंबर चांस के। तो उसके लिए मैं ये सारी चीजें मिटा दूं, EOQ वगैरह ये सब आपने लिख लिया है ना। ये 150 पर डे याद रखना, 54,000 पर एनम था, 360 से डिवाइड किया, एक दिन में कितनी कंज्यूम होगी 150 यूनिट। अब कंपनी कितना चाहती है, सेकंड नंबर आंसर में स्टॉक आउट रिस्क, स्टॉक आउट रिस्क कितने अज्यूम करना है 15%। यानी कौन सा चांस, ये वाला चांस, ये वाला। यानी कंपनी ये मान रही है कि आपका गुड्स 6 दिन में तो नहीं आएगा, 7 दिन में आएगा, और 15% चांसेस ये मान के चल रही है कंपनी। ठीक है। तो यहां पे आप लिख देना मीन्स कंपनी अज्यूम दैट गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन 7 डेज, 7 दिन में डिलीवर होगा ऐसा मान के चल रही है। अब अगर 7 दिन में गुड्स डिलीवर होगा तो समझना जरा, हमने एक ROL लेवल पढ़ा ना, 7 दिन में गुड्स हमें कहां ऑर्डर देना चाहिए, कहां ऑर्डर देना चाहिए। मान लो मैं किसी एक पॉइंट का ऑर्डर देता हूं, तो जिस दिन ऑर्डर दूंगा तो एकदम तो गुड्स आ नहीं जाएगा। क्या होगा, मैं यहां ऑर्डर दिया मान लो मैंने, तो थोड़ा सा गुड्स नीचे डाउन आएगा, फिर गुड्स आएगा, ऐसे चलता है ग्राफ। तो पढ़ा था ना मैंने, थोड़ा सा कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे और फिर आएगा गुड्स। तो कितने दिन का कंजम्पशन आपके पास होना चाहिए, क्या मान के चल रहे हो आप, 7 दिन मान के चलो। 6 दिन तो रहते ही, यानी 6 दिन तो हर केस में आएंगे। तो 6 दिन जो हर केस में आएंगे, तो 6 दिन का स्टॉक कितना, तो 6 दिन में आपका कंजम्पशन होगा 6 दिन में 150 पर डे के हिसाब से। अभी मैंने बताया 150 एक दिन में, तो 6 दिन में 900, तो 900 तो हर बार, हर केस में 900 तो फिक्स है, 900 यूनिट तो आपको रखना ही पड़ेगी। अब आप 15% रिस्क मान रहे हो, मतलब 1 डे डिले मान रहे हो। कितने दिन का डिले मान रहे हो, 1 दिन का। तो 1 दिन का अगर आप डिले मान रहे हो तो 1 दिन के बराबर स्टॉक और रख लो, सेफ्टी स्टॉक 1 दिन के बराबर और रख लो आप सेफ्टी के लिए। आ जाएगा बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो इसमें से यूज कर लेना। ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक लेवल कितने दिन के बराबर हो गया, 1 दिन के बराबर। और जनरल स्टॉक कितना हो गया, 6 दिन।
तो आपका रीऑर्डर पॉइंट क्या होना चाहिए? जब आपके गोडाउन में गुड्स 1050 बचे, उस दिन आप ऑर्डर दो, तो उसमें से 6 दिन में 900 कंज्यूम करोगे और कभी नहीं आएगा, मान लो रिस्क है, तो उस दिन हम इसमें से यूज कर लें। तो ये हो गया सेफ्टी स्टॉक लेवल। तो आपको याद होगा फार्मूला क्या याद होगा? रीऑर्डर लेवल, ROL का फार्मूला होता था मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। याद? तो अब यहां पर ये मैक्सिमम नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ 6 मिनिमम 10 मैक्सिमम, उससे क्वेश्चन नहीं होता है, यहाँ उससे क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होता है। क्वेश्चन में 7 दिन बोला तो 7 दिन का करना बस। उन 7 दिन में से 6 दिन हो गए आपके 6 डेज, और 6 दिन में आप 150 पर डे के हिसाब से कंज्यूम करोगे, तो 900 ये हो गए। और सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का, तो 1 दिन में कितना कंज्यूम करोगे? 150। तो आपका स्टॉक लेवल हो गया, रीऑर्डर लेवल क्या हो गया? ROL, रीऑर्डर पॉइंट आपका 1050। तो यहाँ फॉर्मूला ये लिखना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का मीनिंग नहीं, मैक्सिमम मिनिमम का मीनिंग वहां रहता है जहां प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यहाँ तो 6, 7, 8, 9, 10 किसको मानो, ऐसा है, ठीक है ना। तो स्टॉक आउट वाले क्वेश्चन में इस तरह से। और सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या बोलोगे आप? इसका आंसर सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 150 यूनिट्स। ये 2 आंसर आपसे पूछे थे उन्होंने। सेफ्टी स्टॉक पूछा था, वो बता दिया हमने, और रीऑर्डर पॉइंट वो बता दिया। और क्या पूछा था? थर्ड आंसर, तीसरे में क्या पूछा था? 5% रिस्क लेके चलते हैं, ये वाले रिस्क 5%, यानी 9 दिन में आ रहा है गुड्स, आप अज्यूम करो 9 दिन में आ रहा है सपोज। तो अगर 9 दिन में आ रहा है तो सेम इसी स्टाइल में आप लिख लेना, है ना। अब मैं रिस्क मान के चल रहा हूं 5%। 5% रिस्क मतलब गुड्स कितने दिन में आएगा? 9 दिन में। 9 दिन में आएगा, इसका मतलब 6 + 3 डेज, डिले बाय 3 डेज। कितने दिन डिले हो जाएगा? 3 दिन डिले हो जाएगा। तो 3 दिन डिले अगर हो जाएगा तो 6 दिन में तो आता ही है, तो 6 दिन का स्टॉक तो नॉर्मल स्टॉक हो गया। और 3 दिन डिले हो सकता है, तो 3 दिन के बराबर हम सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, सेफ्टी के लिए। तो अब हमारा रीऑर्डर लेवल क्या हो गया? 1350। तो सेम फॉर्मूला फिर से लिख देंगे थर्ड नंबर पे। तो ROL क्या हो जाएगा? रीऑर्डर लेवल 6 डेज इंटू 150, तो 900 यूनिट तो ये, और प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा? 1 दिन की जगह 3 दिन के बराबर हो जाएगा, यानी 450। तो रीऑर्डर लेवल हो गया आपका 1350। और सेफ्टी स्टॉक कितना हो गया आपका? सेफ्टी स्टॉक हो गया 450। यानी जो डिले पीरियड होता है उसको सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं, सीधी सी बात है। और चौथे आंसर में अज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क, व्हाट वुड बी द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 ईयर। यानी इस वाले केस में 5% वाले केस में जब 5% रिस्क लेके चल रहे हैं, तब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी और कैरिंग कॉस्ट कितनी? चलिए वो भी दिखा देते हैं। निकाल दे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट किस केस में? सेकंड केस में। तो इस केस में फोर्थ आंसर निकालते हैं। 5% रिस्क वाले केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो, हमें एनुअल तो मंगवाना है कितना? 54,000। और हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया था? 1800, ये हो गया। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये फॉर्मूला था ना। तो एनुअल डिमांड 54,000 डिवाइडेड बाय 1800, यानी कि 30 ऑर्डर देना पड़ेंगे आपको, 30 ऑर्डर। और हर ऑर्डर पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 9,000 पर ऑर्डर, ठीक है, 9,000 पर ऑर्डर। तो ये हो गए 27 लाख, 27 लाख रुपए। ये तो हो गया आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आप किसी भी मंगवाओ, आपको मंगवाना तो 54,000 ही है, और योग्य भी फिक्स था ऑर्डरिंग। ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी थोड़ी ना होती, तो लेवल था कब ऑर्डर देना है, किस लेवल पे ऑर्डर देना, कितना देना है, वो तो योग्य होता है ना। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला वही अपना क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना आएगा उसका आधा स्टॉक में रहेगा पर यूनिट पर एनम। तो हमने ऑर्डर कितने का दिया? 1800 का दिया। 1800 का आधा 900 स्टॉक में रहेगा, है ना। और कैरिंग कॉस्ट कितनी बोली थी इन्होंने? 300 रुपीज पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 27 बराबर 2700। 1800 का आधा स्टॉक में रहेगा, और वो भी 300 रुपए की रेट से लगेगा। तो 2,70,000, 2,70,000, 270 और 27 लाख ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है?
270 सॉरी 27 लाख नहीं, ये भी 270 ही है। तो 270 दोनों बराबर आ गई। और क्यों बराबर आई? क्योंकि ईओक्यू लेवल था ना, ईओक्यू लेवल पे दोनों सेम आती है, दोनों सेम आती है। तो ये पूछा था उन्होंने 4th नंबर पॉइंट में। और अब पढ़ते हैं 5th नंबर, 5वां पॉइंट। 5वें में लिखा है रिफर टू द ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा ऊपर वाले क्वेश्चन। Assume that using process reengineering the company reduce its cost of placing order only to 600। तो 9,000 रुपए की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी घट के 600 हो गई। इन एडिशन कंपनी estimate that when the waste and efficiency caused by inventories are considered, the true carrying cost per unit 720। कैरिंग कॉस्ट भी 720 से लेगी, यानी नई ऑर्डरिंग कॉस्ट है, नई कैरिंग कॉस्ट है। बाकी सब फिगर ओरिजिनल डेटा से उठाओ। कंप्यूट न्यू ईओक्यू, तो नया ईओक्यू निकाल लेना। एनुअल डिमांड वही रहेगी 54,000, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट ही वाली हो जाएगी। हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू द ओल्ड पॉलिसी? हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी फ्रीक्वेंटली? तो ये हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब मैंने बताया था आपके क्वेश्चन में, यानी फ्रीक्वेंसी पूछी, इसका मतलब कितने कितने दिन में। तो 54,000 डिवाइडेड बाय अभी 1800, तो कितने ऑर्डर दे रहे थे? अभी हम 30 ऑर्डर दे रहे थे साल भर में। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 360 दिन में 30 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, ठीक है। तो 12, ठीक है ना, यानी 12 डेज। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब होता था टाइम गेट बिटवीन वन ऑर्डर टू अनदर, यानी एक ऑर्डर दिया, अब अगला कब देना? 12 दिन बाद देना, ये बताया था मैंने। तो ऐसे इस नए वाले में निकाल लेना, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी खत्म कर देते हैं, ये चैप्टर ही अपना क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे कास्ट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग आपका प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। बहुत क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 27 क्वेश्चन में सब वेराइटी के क्वेश्चन रखे। आप खुद देखना कि नोट्स की डिजाइन इस तरह से कि आपको हर वेराइटी के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, कुछ छूटा नहीं है। बस आप इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे बार बार। और कास्ट अकाउंटिंग में कोशिश ये करेंगे जैसे चैप्टर खत्म होता है अगले दिन इसी के रिवीजन कर लें, हर स्टाइल के एक एक क्वेश्चन, है ना। एक ईओक्यू का क्वेश्चन उठा लिया, एक हमने जो टेबल वाले क्वेश्चन किए थे वो ले लिए, एक स्टोर्स लेजर, इस तरह के क्वेश्चन। तो रिवीजन एंड टू एंड करना। चलिए देखें एक क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर नंबर 6th में समझ में आएगा। खासतौर 6th नंबर चैप्टर जो है वो जर्नल एंट्री का है, बट उसका एक पार्ट यहां पर भी है। तो मैं एक बार यहां समझाता हूं, फिर जब वो चैप्टर करेंगे तो फिर समझेंगे। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग समरी इज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। गोडाउन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, और स्टोर्स लेजर जो हमने बनाए उसमें भी लिखा रहता है। अब उसमें जो लिखा हुआ है और एक्चुअल में जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसमें वेरिएशन आ सकता है कई रीजन से। रीजन कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है आपने ज्यादा लिख दिया, फिजिकल में कम दिख रहा है। हो सकता है फिजिकल में ज्यादा लिखा और आपने कम लिखा, फिजिकल में ज्यादा है और आपने कम लिखा। तो क्या रीजन हो सकता है, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो इस बार समझो आप। पहला जैसे टेबल में आप ध्यान से देखें, मटेरियल ए फिजिकल काउंटिंग में 200 मिला, जबकि स्टोर्स लेजर में जो बैलेंस दिख रहा था वो 205 था। तो ज्यादा क्यों? मतलब रजिस्टर में ज्यादा लिखा है और एक्चुअली कम है, तो 5 यूनिट लॉस्ट हो गई। क्यों हो गई? तो रीजन सामने दिया, नॉर्मल श्रिंकेज रिजल्टिंग फ्रॉम स्टोरेज एंड मटेरियल इश्यूज। नॉर्मल है, होता ही है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम हो ही जाती है, नॉर्मल उन्होंने खुद ने बोल दिया। तो अब हम इसका अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट दें, क्वेश्चन ये है। तो अकाउंटिंग में ये इफेक्ट होगा इसका कि आपको पॉइंट नंबर 1 में लिखना है, नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। ये हम पढ़ चुके थे, याद है। और ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई और बहुत बार आएगी भी से। तो उसमें क्या करते थे हम, अमाउंट में चेंज नहीं करते थे, लेकिन क्वांटिटी कम कर लेते थे। याद है सर? मतलब ये कि 205 क्वांटिटी लेजर में लिखी है, 205 क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी? 2 रुपए, ठीक है ना। 205 क्वांटिटी की कॉस्ट हो गई तो 410 रुपए ये कॉस्ट हो गई। अब 5 यूनिट आपकी लॉस्ट हो गई, बची कितनी? 200। तो ये पूरी कॉस्ट 200 ही एब्जॉर्ब कर लेगी। अब मैं इसको 410 को 200 यूनिट की कॉस्ट मान लूंगा। तो हमने याद करो नॉर्मल लॉस नीचे से माइनस किया था। तो ऐसा कर लेंगे अगर हम, तो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये
अब आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई, पहले 2 रुपए थी, अब आप डिवाइड करो तो कॉस्ट कितनी आएगी, 2 रुपए 5 पैसे आएगी। तो कॉस्ट पहले 2 थी, अब 2 5 हो गई। इसका मतलब इनका लॉस जो था 5 यूनिट का, वो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया मतलब अपने इसमें इंक्लूड कर लिया, इसलिए इन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली। इन्होंने अपनी कॉस्ट 2 रुपए की 2 रुपए 5 पैसे मांग ली, किसने, गुड यूनिट्स की कॉस्ट। तो इसलिए कोई अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा बी, ये ए था, बी मटेरियल। बी मटेरियल 60-60 बराबर बराबर है, कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं, कुछ भी कमी नहीं है। एक्चुअल में भी 60 है, लिखा भी 60 है, बट मटेरियल इज नाउ एब्सोल्यूट, खराब हो चुका है, एंड टोटल क्वांटिटी हैज सिंस बीन सोल्ड फॉर 100। बेच दो 100 रुपए में, ठीक है, बेच देते हैं, पैसे आएंगे, डेबिट 100 रुपए, है ना। कैश भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि 100 रुपए के लिए कोई भी कैश। क्या गया आपके पास से, आपके पास से गया रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल अकाउंट, कितना रुपए का रॉ मटेरियल गया, 60 यूनिट थी 3 रुपए की रेट वाली, तो 180 रुपए का रॉ मटेरियल गया आपके पास। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। लॉस कितने का हो गया, 80 रुपए का लॉस हो गया, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एब्सोल्यूट होना, मटेरियल खराब हो जाना, ये आपकी लापरवाही से होता है, इसलिए ये एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ठीक, ये कंसेप्ट है आपका। और इसकी जगह GLA लिख देना, ये भी समझ में नहीं आएगा, ये उस चैप्टर में बताऊंगा कि GLA क्यों लिखते हैं। अभी तो आप नॉर्मल एंट्री करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई डबल एंट्री के रूल्स बदल नहीं जाते, वही कंसेप्ट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वही सब रूल्स है। तीसरा, 500 यूनिट फिजिकल मिली, यूं 550 थी, कम क्यों हुई, शॉर्टेज इज ड्यू टू थेफ्ट, ये भी चोरी है, और चोरी तो एबनॉर्मल लॉस होता है, तो यहां पे भी यही करना पड़ेगा हमें। सी में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट करें, कितना रॉ मटेरियल अकाउंट गया, 50 यूनिट गई हमारी, कितनी यूनिट गई, 50, कितने रुपए की थी, 1 रुपए की। कहां पहुंचा थे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। आप चाहो तो नरेशन लिख देना, बीइंग एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू थेफ्ट, समझ रहे हो आप, ये होता है। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज होता ही नहीं उसमें, और एंट्री तो अमाउंट ही करते हैं ना, अमाउंट चेंज ही नहीं हुआ, 410 था 410 ही है, तो जब अमाउंट की एंट्री, सिर्फ क्वांटिटी में फर्क आता है, इसलिए नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती, एक नॉर्मल की एंट्री होती है। बेचोगे तो भी एंट्री होगी, राइट ऑफ करोगे तो भी एंट्री होगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा, वैसे इजीली समझ में आ सकता है। डी, 550 और 400 उल्टा हो गए, यहाँ फिजिकल में ज्यादा है, जब गिनने गए तो 550 मिली, और लेजर में कितनी लिखी हुई है उसमें 400, 150 का डिफरेंस क्यों, तो रीजन लिखा है, अ रिसिप्ट ऑफ 100 यूनिट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन स्टोर्स, लिखना ही भूल गए रिसिप्ट साइड में। स्टोर्स लेजर में एक रिसिप्ट कॉलम होता है, इश्यू कॉलम होता है, फिर बैलेंस, तो रिसिप्ट में लिखना ही भूल गए, सो एरर ऑफ ओमिशन लिख देते हैं। लिख देंगे तो क्या एंट्री होगी, लिख देंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर, सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर मतलब क्रेडिटर अकाउंट, और यहां पे भी GA भी लिख देना। तो रॉ मटेरियल कितना आया आपके पास, 100 यूनिट्स 2 रुपए के रेट से, यानी कि 200 रुपए का, तो 100 यूनिट्स तो ये बढ़ा दिया हमने, 100 यूनिट्स, एरर ऑफ ओमिशन लिख देना ऐसा। तो अब कितना हो गया, 550 फिजिकल में था, इधर 400 था, 400 में 100 और लिख दिया हमने, 500 हो गया, अभी 50 का डिफरेंस बचा है। क्या लिख रहे हैं वो, फिर लिखा हुआ है द बैलेंस इज ड्यू टू एरर इन इश्यूइंग फ्रॉम स्टोर्स। जो 50 का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली गुड्स का लॉस नहीं है, वो एरर इन इश्यूइंग स्टॉक। मतलब मैं आपको ले चलता हूं स्टोर्स लेजर पे, हम वहां 3 कॉलम बनाते हैं, एक रिसिप्ट का कॉलम बनाते हैं, एक इश्यू का कॉलम बनाते हैं, एक बैलेंस का कॉलम बनाते हैं, याद है। तो एक तो रिसिप्ट की गलती थी, 400 बैलेंस था, 100 रिसिप्ट की थी, तो 100 तो ही बढ़ा दी, तो 500 तो हो गए अपने। अब 550 लाना है, अब ये 50 रुपए गलती कहां बता रहे हैं कि 50 रुपए की गलती कहां लिख रहे हैं, बैलेंस इज ड्यू टू एरर इन इश्यूइंग फ्रॉम स्टोर, इश्यू करते समय गलती हुई, मतलब यहां लिखना भूल गए, सॉरी यहां पर इन्होंने ज्यादा लिख दिया होगा, इसलिए क्वांटिटी कम हो गई, ज्यादा लिख दिया होगा ना इश्यू करते समय, भाई कोई भी चीज ज्यादा लिख दोगे तो ही तो कम हुआ ना ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर गलती जैसे आप
अकाउंटिंग में नहीं करते थे कि डेबिट में ज्यादा लिख दिया तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया तो डेबिट कर दो। ऐसे ही यहाँ अगर इश्यू में ज्यादा लिख दिया है जिससे क्वांटिटी कम हो गई, अब मुझे बढ़ाना है तो क्या करूं, 50 इधर और लिख देता हूं। ये डेबिट ही क्रेडिट मान लो, तो अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया तो डेबिट कर दो, डेबिट ज्यादा हो गया तो क्रेडिट कर दो। वही तो कंसेप्ट है, याद करो। तो अगर क्रेडिट ज्यादा कर दिया आपने, इश्यू कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ज्यादा कर दिया है तो वापस क्या कर दोगे आप उसको, डेबिट। तो स्टॉक बढ़ जाएगा ना, तो स्टॉक बढ़ जाएगा। तो डी में एक और एंट्री कर देते हैं इसी के नीचे, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिटेड, है ना, कितने यूनिट से, 50, दो के रेट से 50 यूनिट्स, 2 के रेट से 100 रुपए से। अब 2 में क्या लिखेंगे, 2 में क्या लिखेंगे क्वेश्चन ये, तो फिर वही जैसा अपना अकाउंटिंग में नहीं होता था कि अगर आपने ट्रायल बैलेंस के बाद ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो सस्पेंस अकाउंट, वन साइडेड एरर में, क्योंकि यहाँ सप्लायर तो लिख नहीं सकता, गुड्स तो आ चुका होगा। यहाँ तो सप्लायर की एंट्री लिखने ही भूल गए थे, पूरी एंट्री तो लिख दी थी, और यहाँ एंट्री तो लिखी थी, लिखना इश्यू करते समय गलत लिखा था, है ना। तो इश्यू कहां किया होगा आपने, इश्यू किया होगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ये बात हम वहां सीखेंगे। इश्यू करते हैं, यहां से कहां जाता है, गुड्स यहां से जाता है फैक्ट्री जहां काम चल रहा है, तो यहां से वर्क इन प्रोग्रेस में गया होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऐसा हुआ होगा। उस वक्त रॉ मटेरियल गया होगा आपका, तो रॉ मटेरियल आपने क्रेडिट किया होगा, और किस कहां गया, फैक्ट्री वाले डेबिट द रिसीवर, ये एंट्री हुई होगी। अब आप उसको रिवर्स करना चाहते हो तो उल्टा कर दो। अब ये बात भी आपको समझ में उस चैप्टर में आएगी, इसलिए अभी लिख के रख लो। मैं चाहता हूं अपना कॉपी कंप्लीट हो जाए। तो ये जीएलए क्यों लिखवाया मैंने, ये क्यों लिखवाया, ये आपको उस पूरे चैप्टर में यही करना है हमको बार बार। तो फिलहाल 2 गलतियां सुधार दी, एक तो रिसिप्ट की लिखना भूल गए थे, इश्यू में गलत लिख दिया था, उसको रिवर्स कर दिया। फिर ई 100-120 यूनिट्स रिटर्न टू सप्लायर वाज नॉट रिकॉर्डेड, ओरिजिनल इनवॉइस वाज 3 रुपीज पर यूनिट एंड करंट स्टैंडर्ड कॉस्ट 2 रुपीज। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट से भी आपको कोई लेना देना नहीं है ना। एक चैप्टर बताऊंगा आखिरी में, वेरिएंस एनालिसिस, डिफरेंस वाला, उसमें एक्चुअल कॉस्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफरेंस लेते हैं, बट अभी वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी बात करना बेकार है। अभी तो सिंपल सी बात है, अगेन एरर ऑफ ओमिशन, 20 यूनिट्स हम रिटर्न कर चुके थे लेकिन लिखना भूल गए, इसलिए फिजिकल काउंटिंग में कम आ रहा है और बुक्स में ज्यादा दिख रहा है। तो बुक्स में रिटर्न की एंट्री कर दो, रिटर्न करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रॉ मटेरियल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किसको रिटर्न करते हैं, सप्लायर को, तो सप्लायर अकाउंट यानी जीएलए अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी यूनिट रिटर्न की, 20 यूनिट की, कितने के रेट से की, 3 रुपए के रेट से, एक्चुअल क्या है 3 रुपए के रेट से, तो 60 रुपए से ये एंट्री। वेरिएंस के भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे इसमें भी, हमारे लेजर में 120 है, वो 20 कम हो जाएंगे, तो अब हमारा और फिजिकल बराबर हो जाएगा। एफ, ये ई वाला पॉइंट था। एफ में क्या है, 600 एंड 640, अगेन लेजर में ज्यादा है, फिजिकल कम है। अब कमी क्यों आई, तो डिस्क्रिपेंसी इज ड्यू टू केयरलेसनेस इन स्टॉक टेकिंग। अभी तक आप देखो सारी गलतियां स्टोर्स लेजर में हुई थी, मतलब काउंटेंट की गलती थी, और वो फिजिकल काउंट करने जो गए थे लोग वो सब सही थे। इस बार उल्टा होगा, इस बार केयरलेसनेस कहां हुई, स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग, अब इस बार उसकी गलती है। इसका मतलब ये 640 जो बुक्स में लिखा है फिगर सही है, और उसने जो स्टॉक की लिस्ट बनाई, जब काउंटिंग करते हैं कहीं भी ऑडिट में, आप भी जाओगे कभी स्टॉक ऑडिट करने के लिए, तो आप ऐसे बकायदा पूरा रेक में सारा सामान की काउंटिंग करना पड़ती है, स्टॉक आउट होता है तो पूरी शीट बनती है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया उसने, 640 के लिए 600 लिख दिया। तो अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं है, जब अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं है तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। और यहां लिख दोगे रीजन, बिकॉज देयर इज नो discrepancy in stores ledger. The stores ledger balance 640 units is correct balance, but there is discrepancies due to carelessness in physical stock taking. So they should rectify their stock sheet, जो उन्होंने शीट बनाई स्टॉक शीट फिजिकल, वो सही होना चाहिए, वो करेक्ट करे। वो हम क्यों करेक्ट करें, हमारे अकाउंटिंग तो सही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला वीडियो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा, ये वाला वीडियो इसलिए काम आएगा क्योंकि इसमें जितनी बातें मैंने बताई है सब डाउट वाली ही चीज है। इस पूरे मटेरियल चैप्टर में बच्चों को सिर्फ आखिरी के 3 क्वेश्चन में ही डाउट आते हैं, बाकी कहीं कोई डाउट नहीं आता, ठीक है ना। तो ये इसलिए एक साथ पूरा वीडियो बनाया। हमेशा जब भी इन फ्यूचर एग्जाम टाइम में जरूरत पड़ेगी तो मुझे सिर्फ ये वाला पब्लिश करना पड़ेगा,
और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब आप इस चैप्टर में रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं कि ये चैप्टर हो जाए। खैर रिवीजन अभी तो सही बात, अभी तो इसमें से रिवीजन की क्या जरूरत है, अभी तो स्टडी मटेरियल है ना आपके पास। आप स्टडी मटेरियल स्टार्टिंग से खोलें, क्वेश्चन नंबर 1 से जो जो रिपीट हो चुके हैं, जो आ चुके हैं, उनको कट करते जाए, कट ही कर देना, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता एग्जाम। और जो नए क्वेश्चन है, जो नहीं है मेरे नोट्स में, वो करते जाओ। ये हो गया रिवीजन आपका। ठीक है, चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।